राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित। कृषि मंत्री बादल ने राज्यपाल से की मुलाकात। झारखंड कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक के प्रावधानों पर रखी अपनी बात। राज्यपाल ने कहा, ऐसा विधेयक बनाएं जो जनहित में हो। उपराजधानी दुमका में झामुमो का मनाया जा रहा है स्थापना दिवस। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत पार्टी के कार्यकर्ता होंगे शामिल। और धनबाद अग्निकांड में घायल पीड़ितों से मिले मंत्री बन्ना गुप्ता। कहा, बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं कामिनी और अब समाचार विस्तार से। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी है। इधर विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष के हंगामे के कारण भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा में पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय बजट में जनजातीय क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता दिए जाने पर हर्ष और आभार व्यक्त किया है। उन्होंने सिकल सेल एनीमिया के निदान के लिए नई योजना का स्वागत किया है। श्री मुंडा ने कहा कि डेटा बैंक बनने से प्रभावित परिवारों को इससे मुक्ति मिलने में मदद मिलेगी। जनजातीय मंत्रालय के लिए यह बहुत ही खुशी का और सुखद अनुभूति का क्षण है जब वित्त मंत्री ने यह घोषणा करते हुए कहा कि देश के ट्राइबल एरिया में जो सिकिल्स एनीमिया जैसे प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 7 करोड़ लोगों का डेटा और अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए एक नई स्कीम प्रारंभ की जाएगी। यह स्कीम न केवल एक स्कीम के रूप में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भावनात्मक जुड़ाव का परिणाम है, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख करते हुए कि प्रत्येक व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार है कि वो अपने जीवन को स्वस्थ तरीके से कैसे जिए, और इसी कड़ी में इस महान और अभूतपूर्व कार्य योजना को आज माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषित किया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय का 38,800 शिक्षकों की बहाली की जिम्मेदारी मंत्रालय को दिए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार जताया है। श्री मुंडा ने कहा है कि इससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बल मिलेगा। इस बात के लिए आभारी भी हूं कि हमारे मंत्रालय को 38,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि एक मिशन मोड में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल प्रारंभ किया गया है। 740 से अधिक एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल देश भर में खोले जा रहे हैं, जिसमें 400 पर अभी कार्य प्रारंभ किया जा चुका है, 300 पहले से चल रहे हैं। इस तरीके से कुल मिलाकर के बड़ी संख्या में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल खोले जा रहे हैं, जिसमें 3.5 लाख से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त करेंगे। उधर सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के व्यवसायियों ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट हर तबके के लोगों के लिए लाभकारी है। सरकार सोच रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर सरकार सोच रही है, जो पूरा दुनिया का नज़र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर है,
और 3 सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की बात बजट में सरकार ने की कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाएंगे और 50 नए एयरपोर्ट्स और हेलीपोर्ट्स बनाने का भी बात बजट में हुआ है। और इसके साथ साथ कुछ नए ऐसे चीज़ है जो पीछे छूट जा रहे थे, मतलब कहीं ध्यान नहीं जा रहा था। जैसे एक बात करूँ तो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स होता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज के बीच में, तो वो आर्बिट्रेशन के द्वारा ही वो कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स का रिजोल्यूशन होता है। तो उस पर वो सेटलमेंट स्कीम लेके आ रहे हैं कि ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स है, उसका सेटलमेंट स्कीम हम लेके आए। 10 लाख करोड़ रुपया कैपिटल इन्वेस्टमेंट में एलोकेट करना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और उससे इनकम जनरेट होती है। और एक दूसरी बात जो है कि टीवी, मोबाइल, ये सब के पार्ट्स पर जो इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने कम की है वो मेक इन इंडिया को प्रमोट करेगा। और मोबाइल और टीवी जो आज हम लोग इंपोर्ट करते आ रहे हैं वो सारे इंडिया में बनेंगे, रोजगार निश्चित रूप से इससे बढ़ेगा। आम लोगों की नज़र में हम इसे अच्छा बजट मानेंगे। लोगों को ये उम्मीद थी कि ये चुनावी बजट होगा, लेकिन ये चुनावी बजट नहीं है, ये देश के विकास का बजट है। आम बजट में मध्यम वर्ग के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। संसद में पेश हुए इस बजट को लेकर कोडरमा के लोगों ने भी संतुष्टि जाहिर की है और इस बजट को संतुलित बताया है। ये पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि अपना जो इन लोग ग्रीन एनर्जी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G पे जो इन लोग प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं और कुछ इस पे जो काम करने वाले हैं, आने वाले 10 सालों में ये भारत के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। एक्चुअली बजट देखने में ये पता चल रहा है कि बेसिकली ये मिडिल क्लास लोगों के लिए बजट है। जैसे जो इनकम टैक्स स्लैब में जिनका जो 5 लाख से बढ़ा करके 7 लाख कर दिया गया है, तो अब क्या है कि इसमें डायरेक्ट फ्लैट कर दिया 10%, तो वो बेस्ट है। सरकार का बजट तो संतुलित है, मध्यम वर्ग को ध्यान में रखा गया है, टैक्स में भी छूट दी गई है, व्यापारी वर्ग से लेकर सरकारी कर्मचारियों वो इस बजट में फायदा होने वाला है। बजट में बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो एजुकेशन के सेक्टर में बजट में इस बार कुछ भी नहीं रहा, तो दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। एंड हाँ, महिलाओं के लिए इस बार बजट में बहुत कुछ रहा, जैसे कि FD में 5% इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करके 7.5 कर दिया गया है। तो वो राज्यपाल रमेश बैस से कृषि मंत्री बादल ने कल राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी और कृषि सचिव अबू बकर सिद्दीकी भी मौजूद थे। इस दौरान श्री बादल ने राज्यपाल के साथ झारखंड राज्य कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक 2022 में निहित प्रावधानों पर चर्चा की। मौके पर राज्यपाल ने कहा कि ऐसा विधेयक बने जो जनहित में हो और लोगों पर अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े। चेन्नई में चल रहे G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक आज अंतिम दिन है। अंतिम दिन जहां आजीवन सीखने को बढ़ावा देने वाली क्षमता निर्माण पर एक सत्र का आयोजन होगा, तो वहीं एक अन्य सत्र में समृद्ध सहयोग के माध्यम से अनुसंधान को मजबूत करना, नवाचार को बढ़ावा देना जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। कल इस अहम बैठक के दौरान मिश्रित शिक्षा के संदर्भ में आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करना और हर स्तर पर तकनीक सक्षम शिक्षा को अधिक समावेशी, गुणात्मक और सहयोगात्मक बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में शामिल होने पहुंचे G20 शिक्षा समूह के सदस्यों ने कहा कि ये बैठक कोरोना काल में छात्रों के हुए लर्निंग लॉस को कम करने में G20 देशों द्वारा उठाए गए अच्छे कदमों को आपस में साझा करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। कुछ प्रतिनिधियों का ये भी कहना था कि ये बैठक आगामी बैठकों की दिशा भी तय करेगी। उपराजधानी दुमका में झारखंड मुक्ति मोर्चा का आज 44वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। दुमका के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज शाम पार्टी की विशाल रैली निकाली जाएगी, जिसमें पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन, कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन और पार्टी के सभी वर्तमान और निवर्तमान सांसदों और विधायकों के अलावा पार्टी के तमाम छोटे बड़े पदाधिकारी शामिल होंगे। झारखंड दिवस में मांग रखते थे कि झारखंड अलग राज्य का मांग। अभी अपनी सरकार है, हम लोगों ने इतने दिनों में क्या किया कि जो हमने वादे किए, जिस मकसद से झारखंड
हम लोगों ने लिया है उसको कहाँ तक पूरा करने के लिए हम कर पाए हैं और कितना करना है, इन सारी चीज़ों पर ही हमारा चर्चा जो है केंद्रित रहेगा। देवघर के जसीडीह के औद्योगिक क्षेत्र में इफ्को द्वारा नैनो यूरिया प्लांट स्थापित किया जा रहा है, जिसका शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार 4 फरवरी को अमित शाह देवघर आएंगे और बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद इफ्को नैनो प्लांट का शिलान्यास करेंगे। देवघर के पुलिस अधीक्षक सुभाष चंद्र जाट ने कल केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। श्री शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार वे रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ जाएंगे, जहां एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। ग्यारह फरवरी को राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया जाएगा। रांची के स्थायी अदालत की सदस्य डॉक्टर रजनी कुमारी ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत और स्थायी अदालत लोगों के लिए काफी हितकारी है। फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगा। परमानेंट लोक अदालत किस तरीके से काम करता है और राष्ट्रीय लोक अदालत का क्या मकसद होता है, हमारे साथ उसकी मेंबर डॉक्टर रजनी कुमारी जी हैं। किस तरीके से परमानेंट लोक अदालत काम करता है और कैसे ये लोगों के लिए फायदेमंद है? ये परमानेंट लोक अदालत मतलब अस्थाई लोक अदालत। ये हमारा जो फोरम है वो लगातार चलता है। जो झारखंड सरकार की जितनी भी छुट्टियां हैं बस उसी को फॉलो करते हैं, बाकी हमारे सारे दिन कोर्ट खुले रहते हैं। अस्थाई लोक अदालत में कि आप कोई भी इशूज़ हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हो, टेलीफोन से रिलेटेड हो, आपका एजुकेशनल कुछ इशूज़ हो, ये सारे चीज़ आप अपने जो भी इशू है यहाँ पे ला सकते हैं। इशू के लिए है कि आप इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं है, आप प्लेन पेपर में जो भी आपके डिमांड है, इश्यूज़ हैं, उसको लिख के लाइए। उसमें है कि जो पेटिशनर हैं, जो फाइल करते हैं केसेस, उसको अपना एड्रेस और जिसके अगेंस्ट में करते हैं उसको उनका भी अपना एड्रेस देना होता है। पूरी तरह से निःशुल्क है हमारा, इसमें किसी तरह का कोर्ट फीस नहीं लगता है। आप ये कोई भी आदमी, गरीब से गरीब आदमी, बेसिकली जो हमारा अदालत लगने का पर्पस है वो जो गरीब हैं, जो कुछ भी पे नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। वकील करे कि ना करे, इसमें वकील की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसको अपने डिफाइन कर सकते हैं, अपने हमारे चेयरमैन सर के पास पेश कर सकते हैं, बोल सकते हैं और ला सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आपके केस का डिसीजन होगा। और इतना धैर्य जरूर रखना चाहिए कि अगर देर हो रही है किसी चीज़ में, ऐसे तो हम लोग सारे केस को जल्दी ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर देर हो रही है तो उसका रिजल्ट अच्छा होगा। हमें पॉजिटिव जरूर सोचना चाहिए। आप लोग राष्ट्रीय लोक अदालत लगाती हैं तो लगता है कि लोग अवेयर हैं और छोटे मोटे मामले जो कि लंबों वर्षों तक कोर्ट में केसेस पेंडिंग रहते हैं, लोक अदालत लगने से उसमें फायदा हुआ है? फायदा हुआ है, एकदम फायदा हुआ है। और कोर्ट का जो बर्डन है वो अस्थाई लोक अदालत में आ जाने से वो केस का बर्डन, जो कोर्ट का बर्डन है वो यहाँ कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ के केस यहाँ आ जाते हैं तो कोर्ट का बर्डन कम हो गया। कोर्ट लोग अपने सारे चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो भी उनका इशू है एक्सप्लेन करेंगे। और हम उसी दिन, जिस दिन नेशनल लोक अदालत लगता है, उस दिन बहुत सारे केसेस को हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। दूसरी बात है कि बैंक में बहुत सारे लोनी होते हैं जो बैंक से लोन लेते हैं, तो किसी कारणवश वो चुका नहीं पाते हैं, तो उस दिन हमारे बैंक के मैनेजर वगैरह, ऑफिसर वगैरह सारे लोग आते हैं और उस दिन जितना मिनिमम कम से कम अगर पेनल्टी लगा के जितना देना चाहते हैं आप 90 डेज के अंदर में उसको एक टाइम देते हैं कि आप 90 दिन के अंदर में इंस्टॉलमेंट वाइज जितना आपको हो सके करके आप उसको ख़त्म कर दीजिए। तो परमानेंट लोक अदालत और राष्ट्रीय लोक अदालत लगाने का एक फायदा ये हुआ है कि कोर्ट पे जो एक केसेस का दबाव होता था उसकी संख्या कम हुई है, और साथ ही साथ वैसे लोग जो न्याय के लिए कोर्ट के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे पैसे के अभाव में, वो अब
जो परमानेंट लोक अदालत है वहां निःशुल्क आकर उसकी सेवा ले सकते हैं और बाकायदा बिना वकील रखे अपनी बात वो वहां पर रखेंगे और उसके बाद जो जजमेंट है मेरिट के आधार पर उसमें जजमेंट होता है। तो निश्चित तौर पर वैसे लोग जो पैसे की वजह से या फिर जो हम कह सकते हैं आर्थिक तंगी की वजह से कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, वैसे लोगों को परमानेंट लोक अदालत पहुंचना चाहिए और साथ ही साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का भी फायदा उठाना चाहिए। अपने सहयोगी प्रताप के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिसूचना जारी होने के दूसरे दिन कल तक किसी भी उम्मीदवार ने नामजदगी का पर्चा दाखिल नहीं किया है। हालांकि 7 लोगों ने नामांकन प्रपत्र की खरीदारी की है। उधर रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी माधवी मिश्रा ने कल सूचना भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मॉक पोल का जायजा लिया। उधर मतदाता जागरूकता कोषांग की ओर से मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। राज्य सरकार ने धनबाद अग्निकांड मामले की जांच पूरी होने तक धनबाद शहर में भवन निर्माण के लिए नया नक्शा पास कराने पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कल अग्निकांड के पीड़ित लोगों और मृतक के परिजनों से मिलने के बाद कहा कि बहुमंजिली इमारतों में सुरक्षा के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फायर ब्रिगेड के पास भी संसाधनों की कमी है, जिसे शीघ्र दूर किया जाएगा। श्री गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव जब तक कोई निर्णय नहीं ले लेते तब तक धनबाद में नया नक्शा पास नहीं होगा। पत्र दिया जाएगा जो ऐसी विकट परिस्थिति में जिन्होंने साथ दिया है तो उनको प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा। साथ ही जो भी मृतक हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया है और जो भी मृतक हैं उन लोगों को तत्काल 4 लाख रुपया उनको राहत के रूप में, उनको सहायता के रूप में उनके परिजनों को दिया जाएगा। धनबाद के आशीर्वाद अपार्टमेंट में 31 जनवरी को हुए अग्निकांड मामले पर आज झारखंड हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। कल इस मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई। अदालत ने नगर विकास सचिव को इस मामले में जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि राज्य भर में फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए। अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह घटना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन और पीयूष चित्रेश ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि पूरी घटना की जांच के लिए 2 कमेटियां गठित की गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य के सभी जिलों के डीसी और एसपी को फायर सेफ्टी से जुड़े मानकों की समीक्षा का भी निर्देश दिया गया है। अब इस मामले में 17 फरवरी को सुनवाई होगी। अडानी समूह ने पूरी तरह सब्सक्राइब हो चुके 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ पर आगे न बढ़ने का निर्णय लिया है। साथ ही कहा गया है कि एफपीओ में निवेशकों को उनका निवेश किया गया पैसा समय से लौटा दिया जाएगा। गौरतलब है कि बीती 27 जनवरी को अडानी एंटरप्राइजेज ने 20,000 करोड़ जुटाने के लिए एफपीओ जारी किया था, लेकिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट के सामने आने के बाद उपजे विवाद के बीच कंपनी ने अपना एफपीओ रद्द कर दिया। महिला क्रिकेट में भारत आज पूर्वी लंदन में त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। मैच भारतीय समय अनुसार आज शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। भारत ने इस सीरीज में वेस्ट इंडीज को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। अब तक खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन रहा है। रांची स्थित राजभवन उद्यान की खूबसूरती देखने के लिए आज तीसरे दिन भी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आम और खास लोग राजभवन उद्यान में लगे विभिन्न किस्मों के पौधे और फलों का दीदार कर रहे हैं। उधर राज्यपाल के साथ कृषि मंत्री बादल ने भी कल राजभवन उद्यान का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने राजभवन उद्यान की सौंदर्यता की सराहना की। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के विभिन्न जिलों में लंबित मामलों के निष्पादन को लेकर एडीजी अभियान संजय आनंद लाटकर ने पुलिस मुख्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इस दौरान उन्होंने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को मार्च तक सभी लंबित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया।
G20 को लेकर रांची में आगामी 1 मार्च को विदेशी मेहमानों का आगमन होना है। इसे लेकर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में रांची क्षेत्र के सौंदर्यीकरण को लेकर मुख्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। पलामू पुलिस ने नशीले पदार्थों की खरीद बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जिले के नावाज जयपुर थाना क्षेत्र के कसवा खाड़ में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को 3 किलो गांजा के साथ बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 1 मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। रांची जिले में 1 फरवरी से 14 फरवरी तक पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने नगर आयुक्त, सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पणन पदाधिकारी, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। रामगढ़ जिले में अवैध रूप से संचालित 40 ईंट भट्टा मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। इन भट्टा मालिकों के द्वारा अवैध रूप से मिट्टी और कोयले का इस्तेमाल किया जा रहा था। उपायुक्त आदित्य रंजन की पहल पर सदर अस्पताल कोडरमा में कार्डियोलॉजी ओपीडी की शुरुआत की गई। डॉक्टर मृणाल कुंज, डीएम कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया कि वे हर महीने के प्रथम बुधवार और महीने के अंतिम बुधवार को सदर अस्पताल कोडरमा में मरीजों का उचित उपचार करेंगे। राजधानी के खेलगांव स्थित मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होटवार में एनसीसी के बी एवं सी प्रमाण पत्र परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए एनसीसी कैडेटों का विशेष प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत की गई है। यह शिविर आगामी 8 फरवरी तक चलेगा। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में एक युवक ने प्रेम प्रसंग में दोस्त की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रोशन कुमार नामक आरोपी ग्राम डभातू टोले कोचना टार का रहने वाला है। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के कचनार टोली में पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी पर एक व्यक्ति ने परिजनों के साथ मिलकर 2 पुलिस पदाधिकारियों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। कोडरमा के अपर समाहर्ता अनिल तिर्की द्वारा प्रखंड सभागार डोमचांच में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान अधिकारियों को लंबित योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। भारत ने अहमदाबाद में खेले गए तीसरे अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में न्यूजीलैंड को 168 रनों से हरा दिया। इसी के साथ भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। नाम किया। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 235 रन का लक्ष्य रखा था। और अब बात करते हैं मौसम की। झारखंड में एक बार फिर ठंड के दस्तक देने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ एवं बर्फीली हवा चलने के कारण अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट होने का पूर्वानुमान है। इसके कारण कई इलाकों में सुबह में शीतलहर चलेगी, वहीं आकाश में बादल छाए रह सकते हैं। राजधानी रांची स्थित राजभवन उद्यान की खूबसूरती देखने के लिए आज तीसरे दिन भी काफी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। आम और खास लोग राजभवन उद्यान में लगे विभिन्न किस्मों के पौधों और फूलों का दीदार कर रहे हैं। उधर राज्यपाल के साथ कृषि मंत्री बादल ने भी कल राजभवन उद्यान का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने राजभवन उद्यान की सौंदर्यता की सराहना की। आज विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर साहिबगंज जिले में आज गांधी चौक से मुक्तेश्वर घाट तक प्रभात फेरी निकाली गई। जल क्षेत्र जहां हमेशा या साल के कई महीने जल भरा रहता है। वेटलैंड्स जंतु ही नहीं बल्कि पौधों के लिए भी एक समृद्ध तंत्र है, जहां कई उपयोगी वनस्पतियां और औषधीय पौधे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। वेटलैंड मानव जीवन, जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने, कार्बन पृथक्करण, दुर्लभ प्राणियों के आश्रय, मत्स्य पालन, धान खेती आदि आजीविका गतिविधियों में काफी महत्वपूर्ण है।
अयोध्या पहुंची शालिग्राम शिला का साधु संत विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। इन शिलाओं का दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। दोनों शिलाओं की मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजनीय शिलाओं के दर्शन करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। जय श्री राम के नारों से संपूर्ण वातावरण गुंजायमान है। जब ये शिलाएं कल अयोध्या पहुंची थी तो जनसमूह ने जय श्री राम के नारों के साथ शिलाओं पर पुष्प वर्षा की थी। इन शालिग्राम शिलाओं से भगवान श्री राम का विग्रह बनाया जाएगा। नेपाल की बड़ी गंडक नदी से निकाली गई शालिग्राम शिलाओं को बिहार के रास्ते से अयोध्या लाया गया है। शालिग्राम शिलाओं का बड़ा धार्मिक महत्व है। नेपाल की गंडकी नदी से निकलने वाले शालिग्राम पत्थरों को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। भारत सरकार ने हो भाषा के विद्वान डॉक्टर जानूम सिंह सोई को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए पद्मश्री देने की घोषणा की है। उन्हें पद्मश्री मिलने से परिजनों के साथ साथ पूरे कोल्हान क्षेत्र में उल्लास का माहौल है। आकांक्षी जिला रांची में कृषि और किसान कल्याण के वास्ते कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। गुणवत्तापूर्ण कृषि उपज और किसानों की आमदनी अत्यधिक बढ़ाने के लिहाज से कृषि विभाग टपक सिंचाई पद्धति को बढ़ावा दे रही है। आकांक्षी जिला रांची के कुम्हरिया गांव के युवा किसान कुलदीप एमए तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद कृषि के क्षेत्र में भाग्य आजमा रहे हैं। उन्होंने अपने लगभग 3 एकड़ कृषि योग्य भूमि में टपक सिंचाई पद्धति का इस्तेमाल किया है। कृषि से जुड़ी कई मुश्किलों से छुटकारा तो मिल ही गया है, उनकी आमदनी भी कई गुना बढ़ गई है। ड्रिप इरिगेशन प्रणाली से क्या क्या फायदा होता है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। तो साल में हम लोग 3 फसल लेते हैं। 3 फसल लेने में हम लोग कोई दिक्कत नहीं होता है। तो हम लोग को जो भी है समस्या एक बार साल में एक बार जुताई होता है, जिससे कि हम लोग को बहुत सारा जो जुताई का कोड़ा निकाई गुड़ाई का है सब ये हम लोग को बच जाता है, जिससे कि हम लोग को बहुत सारा बेनिफिट होता है। कुलदीप उरांव के पड़ोसी किसान प्रेम महतो कहते हैं कि खेतों में ड्रिप सिस्टम लगाने में किसानों का खर्च ना के बराबर है, क्योंकि इसका 90% खर्च तो सरकार वहन करती है। सरकार की एक विशेष योजना है टपक सिंचाई योजना, जिसके तहत किसानों को अनुदान में टपक सिंचाई के उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। इसमें राज्य सरकार ने भी टॉपअप किया है, तो अब टॉपअप के बाद जो कुल अनुदान की राशि है वो 90% अनुदान हर टपक सिंचाई के उपकरण में किसानों को मिलता है। राज्य की कृषि निदेशक निशा उरांव बताती हैं कि किसानों के कल्याण के लिए केंद्र सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए केंद्र सरकार की योजना में राज्य सरकार ने भी टॉपअप का प्रावधान किया है, जिसके बाद अनुदान की राशि लगभग 90% हो जाती है और किसानों पर इसका बिल्कुल भी बोझ नहीं पड़ता है। ही नहीं है ये, इसमें हम लोग का है कि एक बार खर्चा करते हैं साल में और साल भर इसमें फसल उगाते हैं। दरअसल संपन्न किसान सशक्त भारत की भावना के साथ केंद्र सरकार किसानों का जीवन स्तर समृद्ध करने के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। आकांक्षी जिलों में शुमार होने के बाद रांची में भी कृषि और किसान कल्याण की योजनाओं पर विशेष फोकस किया जाने लगा है। जिले के खेतों में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का फैलता जाल इसकी एक वानगी है। रांची से अवधेश गौतम के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित। कृषि मंत्री बादल ने राज्यपाल से की मुलाकात। झारखंड कृषि उपज और पशुधन विपणन विधेयक के प्रावधानों पर रखी अपनी बात। राज्यपाल ने कहा, ऐसा विधेयक बनाएं जो जनहित में हो। उपराजधानी दुमका में झामुमो का मनाया जा रहा है स्थापना दिवस। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन समेत पार्टी के कार्यकर्ता होंगे शामिल। और धनबाद अग्निकांड में घायल पीड़ितों से मिले मंत्री बन्ना गुप्ता, कहा बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई।